रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। एजेंडा 21 यह एक घोषणा पत्र है जिसे वर्ष 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो के संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के तत्वावधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। संसाधन नियोजन सभी प्रकार के जीवन के सतत अस्तित्व के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। सतत विकास का एक घटक है। संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है जहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह से संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की कमी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो आसानी से उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रमुख भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल केरल के अन्य भागों में अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल और आधारभूत अवसंरचना कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक, स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। देश के विभिन्न भागों में संसाधनों की पहचान कर उसकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणवत्ता और मात्रा तक अनुमान लगाना व मापन करना, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचे तैयार करना, संसाधन विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थानों में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप में पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप में विकसित हैं। उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षक रहे हैं। उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेश के संसाधनों का शोषण किया है तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अंतर संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ प्रयुक्त प्रौद्योगिकी विकास संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सब का अनुभव किया है। अंततः भारत के विकास सामान्यतः संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं
बल्कि इनमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग का योगदान दे सकता है। अंततः ये एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। विचारणीय बिंदु संसाधन निष्कर्षण और संरक्षण के बीच संतुलन के विचार ने समकालीन समय में प्रमुखता प्राप्त कर ली है। सतत विकास की अवधारणा के विकास का पता लगाने का प्रयास करें और इस बात का विचार करें कि आर्थिक विकास की आवश्यकता की कमी भी जलवायु परिवर्तन एवं विनाशकारी आपदाओं की उभरती समस्याओं के साथ प्रकृति के संरक्षण के अनुरूप संतुलन किया जा सकता है। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग, अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। बहुत काल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा। उदाहरण के लिए गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की: हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इसके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी शोषणात्मक प्रकृति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे। इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर से हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों तथा पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीनीकरण संसाधन के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। निष्कर्ष रूप में कहें तो पृथ्वी पर वन और वन्य जीव संसाधनों की प्रचुरता एवं विविधता विद्यमान है। ये विविध वनस्पतियाँ और जीव हमारे दैनिक जीवन में इतनी अच्छी तरह से समाहित है कि हम इन्हें हल्के में लेते हैं। आज विश्व में 2 शताब्दियों पहले की तुलना में बहुत अधिक लोग हैं। बढ़ती हुई आबादी को भोजन प्रदान करने के लिए फसलों को उगाने हेतु जंगलों के बड़े क्षेत्रों को साफ कर दिया गया है। इस बहुमूल्य संसाधन को संरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता है। पौधे और जंगलों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या में गड़बड़ी नहीं होती तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता। पर्यावरण विनाश और पुनर्निर्माण दोनों की गतिशीलता से स्पष्ट सबक यह है कि हर जगह स्थानीय समुदायों को किसी न किसी तरह की प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल होना होगा। केवल उन आर्थिक या क्रियात्मक गतिविधियों को स्वीकार करें जो लोगों पर केंद्रित हो, पर्यावरण के अनुकूल हो, आर्थिक रूप में फायदेमंद हो। अन्यथा आज जो कुछ है वह जैसा नहीं रहेगा या भविष्य कुछ मामलों में भिन्न होगा। समाज में जनसांख्यिक परिवर्तन, जनसंख्या का भौगोलिक बदलाव, तकनीकी उन्नति, पर्यावरण का ह्रास और जल की कमी देखी जाएगी। इस प्रकार प्रकृति द्वारा प्रदत्त जीवन रक्षक प्रणाली भी बनाए रखना, संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करें तो पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार का एक अधिकार से संसाधन का भंडार, ये उपयोग के लिए उपलब्ध संसाधनों की मात्रा है। सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे।
अपक्षय, तापमान पर परिवर्तन, हिमक्रिया, पौधों, जानवरों, मानवीय गतिविधियों के कारण अनवरत चट्टानों का टूटना एवं क्षय होना। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है। जैविक विविधता वन्य जीवन और कृषि योग्य प्रजातियों के मामले में अत्यधिक समृद्ध है। रूप तथा कार्य में विविधतापूर्ण है, लेकिन अंतर्निर्भरता के कई नेटवर्क के माध्यम से इस प्रणाली में घनिष्ठ रूप से एकीकृत है। वर्षा जल संचयन, यह छतों से वर्षा जल को इकट्ठा करने और उसे उचित स्थान पर ले जाने की क्रिया है। यहाँ इसे भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित किया जाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर पानी बनाने के लिए पर्याप्त है। जैवमंडल नीचे यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। खनिज कार्बनिक या अकार्बनिक मूल का एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसमें निश्चित रासायनिक और भौतिक गुण होते हैं।